Good afternoon, friends. I intend now to start my lectures on CPC. I want to give an overview, a simplified version of the entire CPC in a span of 2-3 lectures. CPC always has been a Frankenstein monster for everybody. Probably क्योंकि इतना बिखरा हुआ है. It's not a difficult subject. It's a long subject. My endeavor will be now to make you understand CPC in a very simple way. मेरी कोशिश होगी कि 3-4 लेक्चर्स के अंदर आपको पूरी सीपीसी का मैं सम अप दे दूं. सीपीसी को पढ़ने का एक तरीका है, एक क्रोनोलॉजिकल तरीका है. I'll try to portray that so that आप सबको सीपीसी एक मॉन्स्टर नहीं लगे, बट एक सिंपल सब्जेक्ट लगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. अभी हम सीपीसी भूल जाते हैं, मुझे भी नहीं पता सीपीसी क्या है. पहले बेसिक्स पे जाते हैं. यू नो जब मैनकाइंड केम तो राइट्स नहीं थे. सबसे पुराना मैनकाइंड कौन सा था? पैलियोलिथिक, स्टोन एज का. वो भी पुरानी, सबसे पुरानी, 5 लाख साल पहले. उस टाइम पे कौन से राइट्स थे? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. सो देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ राइट्स पर से. जैसे जैसे इंसान डेवलप होता गया, चाहे वो मिजोलिथिक में आया या नियोलिथिक में आया या चैल्कोलिथिक में आया, और आगे जाके जैसे जैसे, अब मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं, सिविलाइजेशन बढ़ती गई. सिविलाइजेशन वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि सिविलाइजेशन से वर्ड आता है सिविल. तो सिविलाइजेशन क्या थी? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इंसान ने यह समझ लिया कि अगर उसको जीना है तो उसको डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा. सब चीजें वो अकेला नहीं कर सकता है. इसीलिए वो डिवीजन ऑफ लेबर एंड हेंस म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑटोमेटिक वे आउट आता है. और यही बेस बनता है हमारे सिविल लॉज का. कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कोई भी ले लो, इट इज ऑलवेज अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस. तो जो हमारा म्यूचुअलिटी है वो बेस बन गया हमारी सिविलाइजेशन का. शुरू में एक ही तरह के राइट्स थे. मेरे राइट्स जो आप एक्सेप्ट करते थे और रिस्पेक्ट करते थे, और मेरे ऑब्लिगेशंस जो आपके राइट्स थे जो मैं एक्सेप्ट करता था. देयर वाज नो डिवीजन ऑफ क्रिमिनल राइट्स. सिविल राइट्स का अगर आप इन्फ्रिंज करते थे तो क्या मुझे चाहिए था? ज्यादातर मैं कहता था सर रेस्टिट्यूशन इंटेग्रम कर दो, जैसे थे कर दो, और अगर जैसे थे नहीं कर सकते तो सर कंपनसेशन दे दो मुझे. तो कायदे से पनिशमेंट का कंसेप्ट नहीं था. धीरे धीरे 7th-8th सेंचुरी के आसपास बाइफर्केशन हुआ. वो राइट्स जहां मुझे रिलीफ चाहिए और वो राइट्स जहां मुझे रिलीफ एक ही तरह का चाहिए, क्योंकि वो राइट्स सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स नहीं इन्फ्रिंज कर रहे, वो पूरे स्टेट के खिलाफ राइट्स इन्फ्रिंजमेंट है. उनको हमने कहा क्रिमिनल राइट्स. तो 2 तरह के राइट्स में बट गए राइट्स, सिविल राइट्स एंड क्रिमिनल राइट्स. क्रिमिनल राइट्स का एंड प्रोडक्ट है पनिशमेंट, सिविल राइट्स का एंड प्रोडक्ट है रिलीफ. और रिलीफ कैसा? जैसा कि मैंने बोला, या तो रेस्टिट्यूशन इंटेग्रम या कंपनसेशन दे दो, डैमेजेस दे दो मेरे को.
आज के दिन में भी अगर हम बात करें सिविल राइट्स क्या हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में और ऐसे बेसिक चीजें पूछ लेते हैं, वहां पे एकदम समझ नहीं आता क्या जवाब दें, इतनी सिंपल चीज है। आई वुड लाइक टू कोट ब्लैक्स डिक्शनरी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट की है 2-3 बार। सिविल राइट्स आर दोज राइट्स which are sought by civil action, contrasted with criminal action. ये बेसिक एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मोटा मोटा मेरे राइट्स जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल है, एज सिंपल एज दैट। सिविल राइट्स की जब मैं बात करता हूं, एक वर्ड होता है सिविल प्रोसीडिंग, पर अगर हम सीपीसी में, अभी मैं सीपीसी वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, पर जस्ट एक फॉर द मोमेंट इफ यू अलाउ मी मैं यूज कर रहा हूं। अगर सीपीसी में हम जाएं तो सीपीसी में कौन से सूट्स पढ़ते हैं? सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर इज अ जीनस। नेचर का मतलब क्या होता है? और यहां पे मैं एक 1995 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको मैं उसका अपना बेस बना रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेचर का मतलब वो होता है जिसके अंदर फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ अ थिंग हो। तो वो चीज जिसमें फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ सिविल हो वो सिविल नेचर है। तो सिविल नेचर हमें यहां पे डिस्टिंग्विश करना है सिविल प्रोसीडिंग से। ये डिस्टिंग्विश मैंने बताया जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सो नाउ यू नो, क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे सिविल राइट्स तो 10,000 तरह के हो सकते हैं। कई ऐसी चीजें जो मोरालिटी पे बेस्ड है, तो क्या वो मेरे सिविल राइट्स में आएंगे? आपके पेरेंट्स ने आपको इतना मुश्किल से बड़ा किया, सैक्रिफाइसेस करके आपको पढ़ाया, आप जज बन गए, अब अपने माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं, आपको शर्म आती है कि वो गांव के लोग हैं, मेरी इज्जत खराब होती है। क्या ये सिविल राइट था? ये मोरालिटी है। तो यहां से एक चीज हमें और समझनी है, सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं विच आर कन्फर्ड बाय लॉ। तो मेरा कन्फर्मेंट बाय लॉ एक एस्पेक्ट आ गया सिविल राइट्स का। सो मेरे वो राइट्स जिसमें मैं रिलीफ चाहता हूं, जो राइट मुझे लॉ ने दिए। लॉ की जब मैं बात करता हूं तो 2 तरह के लॉज हैं, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ क्या है? प्राइवेट लॉ वो होता है which applies to relationships between individuals in a legal system. So वो लॉ जो इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है एक लीगल सिस्टम में, वो प्राइवेट लॉ है। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, ए वर्सेस बी। दूसरा वर्ड है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ क्या होता है? वो लॉ विच गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट और द गवर्नमेंट। तो इसमें कौन से लॉ आ जाएंगे? क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टैक्सेशन लॉस वगैरह। तो सिविल नेचर जो हमने वर्ड यूज किया है वो किस चीज का डोमेन हो गया? ऑल मैटर्स ऑफ सिविल नेचर फॉल इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट लॉ। अब हम समझ चुके हैं कि एक सिविल क्या होता है और सिविल राइट क्या है। अब मेरा सिविल राइट जो है वो मेरा पैदा होते ही मेरे पास है, और कुछ राइट्स मैं एक्वायर भी करता हूं। यहीं से मेरा अगला वर्ड निकलता है,
कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? एक्शन कहां? कोर्ट में। वो कॉज जो मुझे एक्शन करने में अलाउ करेगा कोर्ट में, अगर मैं बहुत कोलोकियल तरीके से बोलूं। I would like to quote the Honorable Supreme Court on this matter. Rajasthan High Court Advocate Association versus Union of India, 2001 Supreme Court. कॉज ऑफ एक्शन एक बहुत डेंजरस टॉपिक है, क्योंकि ये मैटर मेंस में आ जाता है 5 नंबर का, और इंटरव्यू का तो बहुत पेट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन? आदमी फंस जाता है, उस टाइम दिमाग में नहीं आता क्या बोलूं मैं। तो कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली दैट कॉज विच विल लीड टू एन एक्शन इन अ कोर्ट। बहुत मैं रफली बोल रहा हूं। कॉज ऑफ एक्शन के अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो क्या क्या होंगे? पहला, मेरा एक सिविल राइट है। सिविल राइट वही कॉनोटेशन में जो हम पढ़ चुके हैं। मेरा सिविल राइट है इन द कॉनोटेशन कि इट इज कन्फर्ड बाय लॉ। अनदर पर्सन हैज इन्फ्रिंज्ड इट, and now because I want a remedy, I am putting up a claim. मैं वर्ड्स बहुत समझ के यूज कर रहा हूं, क्लेम। जब हम ऑर्डर 2 में वर्ड जाएंगे तो ये क्लेम ही वर्ड आएगा। तो मैं एक क्लेम डाल रहा हूं रिड्रेसल के लिए। आई नीड अ रिड्रेसल। तो इसका मतलब है कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया? एक सिविल राइट था मेरा जो आपने इन्फ्रिंज किया, मुझे रिलीफ चाहिए, वो मेरा कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका बहुत अच्छा एक एनालिसिस किया है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अलावा एक और बड़ा अच्छा केस है ओएनजीसी वर्सेस उत्पल बासु, 1994 सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन 2 व्यूज कि कॉज ऑफ एक्शन को हम 2 व्यूज से देख सकते हैं, एक नैरो व्यू और एक वाइडर व्यू। नैरो व्यू क्या है? वो सर्कमस्टांसेस सिर्फ जिनकी वजह से मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ, बस। सो व्हाट इज अ नैरो व्यू? ओनली दो सर्कमस्टांसेस विच infringe my right. What is a wider view? Every fact which may be necessary for a plaintiff to prove to get a judgment in his favor. Much wider. Much wider. It is the bundle of all facts which a plaintiff has to prove to get a decree in his favor. In simple words, all the circumstances which led the plaintiff to file a suit would constitute the cause of action. कॉज ऑफ एक्शन हम 2 एंगल से देख सकते हैं। अगर हम प्लेंटिफ के एंगल से देखें तो वो कॉज ऑफ एक्शन जो उसने प्रूव करना है, और अगर हम कॉज ऑफ एक्शन डिफेंडेंट के व्यू पॉइंट से देखें, वो कहेगा नहीं जी मैंने ये नहीं किया, तो वो सारे चीजें जो उसने डिफेंड करनी है, उसने निगेट करनी है, अपोज करनी है, दोनों एंगल से देख सकते हैं। नेचुरली क्योंकि प्लेंटिफ जा रहा है कोर्ट में, क्वेश्चन ही उठता है कौन प्रूव करेगा? क्या सीधा डिफेंडेंट कहेगा जी मैं प्रूव करता हूं मैंने नहीं किया? नहीं, एक गोल्डन प्रिंसिपल रखना है याद, ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है, ही हु मूव्स द कोर्ट
प्रूव्स हिज पॉइंट। जो कोर्ट को मूव करेगा वो प्रूव करेगा। और ये चीज हमें सेक्शन 101 एविडेंस एक्ट में भी नजर आती है कि जिसको भी जजमेंट अपने फेवर में चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूविंग हमेशा उस पे रहेगा। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग टू गेट अ जजमेंट इन हिज फेवर विल बी ऑन द प्लेंटिफ। सो अगर हम पूरी जर्नी देखें तो अगर एक लाइन में बोलें, मेरा एक सिविल राइट था जो मुझे लॉ ने दिया हुआ था, आपने इन्फ्रिंज किया, मैं कोर्ट गया, मैंने अपना क्लेम डाला। क्लेम कैसे डाला? एक सूट के थ्रू। उस सूट के ऊपर बहस हुई, मैंने अपने एविडेंसेस दिए, डिफेंडेंट ने अपने नेगेट करने के लिए एविडेंसेस दिए, डिक्री आ गई। और अगर डिक्री फेवर में आ गई मेरे एज ए प्लेंटिफ, तो फिर उस डिक्री का प्रसाद तो दो मुझे, यानी कि एग्जीक्यूशन। ये वन लाइन में पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैंने अभी वर्ड यूज किया है सूट। बहुत बार सूट पूछा गया है। व्हाट इज अ सूट? सूट कायदे से एक प्रोसीडिंग है। इट्स अ प्रोसीडिंग बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर इन अ सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, ऑफ कोर्स। एक प्रीवी काउंसिल का बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट है सूट पे, और बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा गया है, आपको पता है कोई प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है जिसमें सूट के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए थे? लेट मी शेयर दैट विद यू। एक 1933 का प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड। एक बहुत फेमस केस है। इसके अंदर सूट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सूट। पहला क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कब बनेगा? जब आपका सिविल राइट था। दूसरा, क्लेम फॉर अ रिलीफ। आपके साथ कोई इंफ्रिंजमेंट हो गया, आप चुप रहे, तो फिर क्या मांग रहे हो आप? तो कुछ तो मांगना है ना आपने। तीसरा, वो क्लेम डिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि देयर इज एन ऑपोजिट पार्टी एंड दैट ऑपोजिट पार्टी इज डिस्प्यूटिंग योर क्लेम। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो सूट कहां बचा? खत्म कहानी तब तो। सो प्लीज रिमेंबर, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सूट? अ कॉज ऑफ एक्शन। On the basis of that cause of action, I put up a claim. There is a party opposing it and disputing my claim. Now, these are the constituents of a suit. Now, सूट को जो मैंने प्रूव करना है, मैंने एविडेंसेस एज अ प्लेंटिफ, मैंने बोला आपको कि मैं एज अ प्लेंटिफ जा रहा हूं कोर्ट में। तो कोर्ट में जब मैं जा रहा हूं और मैं एविडेंसेस लीड करने वाला हूं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? मैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के बारे में ज्यादा अभी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं इंडियन एविडेंस एक्ट में डिटेल में पढ़ाता हूं। 4 स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ होते हैं। बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो क्रिमिनल लॉ का बेस होता है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, नीचे डाइल्यूशन तीसरे नंबर पे आता है। ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सिविल लॉ का। और चौथा होता है मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम ना पहला जाते हैं ना आखिरी जाते हैं, बीच के 2 लेते हैं। रीजनेबल डाउट का, क्योंकि वहां पे हमें सजा मिलती है, इवन डेथ पेनल्टी मिलती है, तो इसीलिए वहां बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, और यहां पे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। आई विल डिस्कस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ व्हेन आई कम टू एविडेंस एक्ट। बहुत पूरा एक लेक्चर होता है मेरा इस पे। अब हमें पता चल गया, मेरा सिविल राइट था, मेरा कॉज ऑफ एक्शन था, मैंने सूट डाल दिया। कहां डाला? वेयर? अब दरवाजा खुलता है सीपीसी का। कहां जाऊंगा मैं? सीपीसी में। सो नाउ वी ओपन द डोर्स ऑफ सीपीसी।
नाउ यू नो, कोई भी लॉ शुरू करने से पहले वी ऑलवेज स्टार्ट द लॉ विद द प्रियम्बल. अगर हम सीपीसी का प्रियम्बल देखें, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to the procedure of the courts of civil judicature. Consolidate, amend. Consolidate और amend किसको किया जाता है? जो चीज एग्जिस्टिंग होती है. यानी कि 1908 की जो सीपीसी है, अनलाइक आईपीसी, आईपीसी का प्रियम्बल जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नया लॉ है. ये क्या लॉ है? कंसोलिडेट कर रहा है, अमेंड कर रहा है. अमेंड कब करते हैं हम? चेंजिंग टाइम्स के साथ. तो नेचुरली थोड़ा सा हम जरा सा रेफरेंस दे देते हैं कि इसके पहले क्या था. सिविल सिस्टम ऐसा होता है कि बहुत सारे लॉज बन जाते हैं, अपने अपने एरियाज के अपने लॉज बन जाते हैं. इवन अगर हम देखें तो बंगाल जैसी जगह में 9 डिफरेंट सिस्टम्स थे सिविल लॉ के, एडजुडिकेशन के. तो क्योंकि डिफरेंट सिस्टम्स ऑपरेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेचुरली क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, so that is the reason why there were different systems operating in different parts of the country. There was a need now to make it one. और हमारा पहला यूनिफॉर्म कोड आता है 1859 में. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है. हाउएवर ये पहला कोड था फर्स्ट सीपीसी का. उसमें नेचुरली बहुत कमियां होनी थी क्योंकि इतना बड़ा एक जायंटिक टास्क था ये. इसीलिए 1877 में दोबारा उसका आता है और उसके बाद 1882 में आते हैं, ये अमेंडमेंट्स के तौर में ऐड होते हैं. और फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स होके फाइनल जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 1908 का सीपीसी. हमें डेट, अगर हम सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में जाएं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं. 1909 की पहली जनवरी को सीपीसी, दिस सीपीसी comes into existence. 1908 की जो ये सीपीसी है ये लगातार चलती रही. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमें दिखा कि बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं. वैसे बाय द वे आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में आज भी यही सीपीसी चलती है. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो मुझे कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, वो यही सीपीसी की बात करते हैं. तो हमने अपने इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहला अमेंडमेंट एक छोटा मोटा लाए 1951 में और 1956 में. दीज वर स्मॉल अमेंडमेंट्स. बट 3 लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं, 54th, 55th एंड 56th लॉ कमीशन रिपोर्ट्स. वो कहते हैं कि सर इस सीपीसी में बहुत सारी स्ट्रक्चरल खामियां हैं, उन लूपहोल्स को प्लग करना जरूरी है, क्योंकि 1908 की लिखी हुई थी. और इसीलिए इन 3 लॉ कमीशन 54, 55 एंड 56 के लॉ कमीशन के बेसिस पे हमारा पहला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 1976 का. सीपीसी का फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हम बोलें, और अगर मेजर चेंजेस होते हैं वो 1976 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से आते हैं. उसके बाद चलता रहा, पर एक चीज जो रियलाइज की गई कि बहुत डिले हो रहे हैं. सिविल सूट्स वर टेकिंग अ ह्यूज टाइम. यहां तक कि कॉमन जुमला बन गया, कोर्ट में चले जा, तेरे ग्रैंड चिल्ड्रन लड़ते रहेंगे. क्योंकि डिले बिकेम एन इनऑर्डिनेट पार्ट ऑफ सीपीसी. इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जस्टिस मालीमात कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आए. यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को. Justice Malimat Committee report is a must read for every student aspiring for judiciary. Justice Malimat Committee जो थी रिपोर्ट,
उसने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या मोटी मोटी खामियां हैं और उनको हम प्लग कैसे कर सकते हैं, वो सारे अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं. I would strongly advise all my students to go to the net and see a gist of Justice Malimat Committee's recommendations. तो जस्टिस मालिमात कमेटी ने रिकमेंड किया कि अगर हमने सिविल जस्टिस सिस्टम को तेज करना है, डिलेस को खत्म करना है, then we must bring in certain changes. उन चेंजेस, उन रिकमेंडेशंस के बेस पे दो इंपॉर्टेंट आते हैं अमेंडमेंट्स. पहला अमेंडमेंट आता है 1999 और दूसरा अमेंडमेंट आता है 2002. इन दोनों अमेंडमेंट्स का एक बेस था, हाउ टू फासन द एंटायर सिविल प्रोसीडिंग्स. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. What was the basic objective and reason of the 1999 and 2002 Amendment Acts? Basically, to clear out the delay, to ensure that all the proceedings move fast. Now that we are clear about the preamble और क्या क्या changes वगैरह आई, कायदे से अब हम CPC में एंटर कर चुके हैं. मोटा मोटा आई विल डिवाइड CPC into 3 parts. पहला पार्ट उसकी बॉडी, जिसमें 158 सेक्शंस है. दूसरा पार्ट शेड्यूल 1. एक्चुअली पहले 5 शेड्यूल थे CPC में. शेड्यूल 2, 3, 4, 5 वर रिपील्ड. आज के दिन में हमारे पास एक ही शेड्यूल बचा. उस एक शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स हैं. उन ऑर्डर्स के अंदर रूल्स हैं. और तीसरा पार्ट हम कहेंगे 8 अपेंडिक्स, अपेंडिक्स A to H. अपेंडिक्स क्या है? वी वांट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. पता चला वेस्ट बंगाल में प्लेंट और तरह से डाल रहे हैं, हरियाणा पंजाब में और तरह से डाल रहे हैं. वी वांटेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्मेट्स. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्मेट्स हमने अचीव किया है थ्रू गिविंग पूरा के पूरे अपेंडिक्स. प्लेंट ऐसे लिखोगे, WS ऐसे लिखोगे, वगैरह वगैरह. वो सारी चीजें हमने एक तरह से फॉर्मेट करके सामने रख दी कि पूरे इंडिया में आपको इस तरह फॉलो करना है. जो हमारा बॉडी है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से डील करते हैं. दे आर ऑल जनरल प्रिंसिपल्स. उन जनरल प्रिंसिपल्स के प्रोसीजर, उनको आप कौन से तरीके से, द मैनर, द मोड, किस तरह से लागू करोगे, वो है शेड्यूल 1. तो कायदे से जो हमारे 158 सेक्शंस हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं. इफ आई एम अलाउड टू यूज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, प्लीज एक्सक्यूज मी, बट समझने के लिए हम समझ सकते हैं, वो प्रोसीजर का सब्सटैंटिव पार्ट है और उस प्रोसीजर के सब्सटैंटिव पार्ट का प्रोसीजर ऑर्डर्स है. हमें सेक्शन 25 बताएगा कि सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्लेंट. प्लेंट की कॉपी होगी, प्लेंट की एंट्री होगी एक रजिस्टर में. ये हमें ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर 4 बताएगा. इसीलिए जो इसका ये पार्ट है 158 सेक्शंस वाला बॉडी, वो सिर्फ लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है. पर जो उसका ऑपरेशनल पार्ट है वो डिपेंड करता है, हर स्टेट में डिफरेंट तरह का है. तो हर स्टेट में क्योंकि डिफरेंट तरह का है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट द लेजिस्लेचर टू कम इन. इसीलिए हमने पावर दी है हाई कोर्ट्स को. हाई कोर्ट्स कैन अमेंड द ऑर्डर्स एंड रूल्स एज पर द नीड्स ऑफ दैट स्टेट. और ये हमने पावर CPC में दी है, पार्ट 10 में.
सेक्शंस 121 से 131 इसी चीज को डील करते हैं। हाई कोर्ट्स कैनॉट टच 158 सेक्शंस, बॉडी को टच नहीं कर सकते, पर ये नेचुरली क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज उन्होंने ही डील करना है, इसीलिए ये पावर हमने हाई कोर्ट्स को सीपीसी में ही जाके दे दी है। सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड द बेसिक एस्पेक्ट्स कि हमारे 3 पार्ट्स क्या हैं सीपीसी के। अब नेचुरली अगला क्वेश्चन उठता है, मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, मैं सीपीसी में आ गया, मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं इज माय नेक्स्ट पॉइंट। सो वी विल स्टॉप द टॉपिक हियर टुडे। कल हम ये डिस्कस करेंगे मैं कहां जाऊं। मैं कहां जाऊं पहले 24 सेक्शन ले लेता है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द jurisdiction एस्पेक्ट्स। तो कायदे से अगर देखें हम, हमारी सीपीसी शुरू होगी सेक्शन 25 से, मेरा सूट, अ सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्लेंट। तो ऑपरेशंस कहां से शुरू होंगे? जैसे सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 154 में, या कंप्लेंट दर्ज होती है सेक्शन 200 सीआरपीसी में, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 25 है। तो 25 तक हम क्या कर रहे हैं? कहां जाऊं? पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सन है, कहीं नागालैंड की सीपीसी लागू भी है कि नहीं, सो वेदर सीपीसी में आ भी रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं, ये सारे मैटर्स मेरा सेकंड पार्ट है। सो आई होप आप बहुत बेसिक्स में आज मैं गया हूं, आप सबको समझ आ गया होगा। मेरा जो कल का लेक्चर होगा वो होगा मैं कहां जाऊं। एक बार मुझे पता चल जाएगा मैं कहां जाऊं, फिर हम थर्ड पार्ट में आएंगे, जो फिर अब कोर्ट में हम चले जाते हैं 25 के बाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।